वेलकम स्टूडेंट्स। तो ऑन डिमांड लेक्चर की सीरीज़ में आज मुझे एक डिमांड मिली है कि मैं आपको ये बताऊं कि किस प्रकार आप इंटरमीडिएट में या बीएससी में एमएससी में अगर कोई फ्लावरिंग ट्विग आपको दी जाती है डिस्क्राइब करने के लिए फैमिली वाले टैक्सोनॉमी वाले पेपर में, तो आप उसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे और कैसे आप उसे सीक्वेंस में रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास एक प्रैक्टिकल की किताब होनी चाहिए और उस प्रैक्टिकल की किताब में जहाँ फैमिली डिस्क्राइब की हुई है उससे ठीक पहले एक चैप्टर आपको हमेशा मिलेगा। वो ये होगा कि हाउ टू डिस्क्राइब ए प्लांट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट में या हाउ टू डिस्क्राइब प्लांट्स इन फैमिली, या ये लिखा होगा टैक्सोनॉमिक फीचर्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग ए प्लांट या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये सारे टॉपिक हेडिंग हो सकते हैं उसके कि जो उसमें लिखे हुए हों। तो मेरा तो आपको एडवाइस है कि आप पहले उसे पढ़ें, क्योंकि जितने भी मॉर्फोलॉजिकल टर्म हैं वही फैमिली के डिस्क्रिप्शन में यूज़ होते हैं। अगर हम उन टर्म्स को नहीं जानते हैं तो ना तो हम ट्विग को देख करके समझ पाएंगे कि ये इसमें हमें क्या लिखना है, और ना ही हम को याद रहेगा कि हम कैसे इसे डिस्क्राइब करके कॉपी में लिखें। तो वो तो हम हर साल बताते हैं बच्चों को, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमने अपने कॉलेज में एक टैक्सोनॉमिक कीज 3 पेज की बनाई हुई है, जो कि इस तरीके से है। मैंने मंगवाई थी, उसी बच्चे ने जो डिमांड किया था उसने भेजा है। ये टैक्सोनॉमिक की है इसमें। तो उस टैक्सोनॉमिक की को हमने बनवाया था इसीलिए कि अगर हम सारी चीज़ें नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो हम यहाँ से ये देख लें कि हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना है कि वो उस फ्लावरिंग ट्विग में है कि नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो किसी भी प्लांट ट्विग को, हालांकि प्रैक्टिकल लैब में वो मिलता है, तो हम उसके हैबिटेट को नहीं समझ सकते कि वो क्या होगा। तो पहला चीज जो डिस्क्राइब किया जाता है वो है हैबिटेट एंड हैबिट या हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट पहले डिस्क्राइब करते हैं। तो हम जानते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। वो एक मीजोफाइट हो सकता है, एक जीरोफाइट हो सकता है, और हाइड्रोफाइट हो सकता है। इसके अलावा भी वो एपीफाइट हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, या एरोफाइट हो सकता है, ऊपर पाया जाता, या पार्शियल पैरासाइट हो सकता है, टोटल पैरासाइट हो सकता है। तो ये हमारे टीचर हमें बता देंगे कि जो प्लांट आपको दिया गया है इसकी हैबिटेट क्या है। तो आपको लिखना है। सपोज कीजिए कोई मीजोफाइट है तो आप हैबिट क्या लिखेंगे, मीजोफिटिक। ये हैबिट आप उसमें लिख देंगे। फिर हैबिट की बात करें हम, तो हैबिट का मतलब होता है कि हैबिटेट माने तो आवास हो गया। हैबिट का मतलब है कि उसका व्यवहार कैसा, मतलब किस प्रकार का वो प्लांट है। तो उसमें ज़्यादातर उसके लाइफ स्पान को लिया जाता है, जैसे एनुअल, बाइनियल,
पेरिनियल। ये हो गया, ये उसके लाइफ स्पान के बारे में है। उसके बाद वो कैसा होगा, यानी दिखने में कैसा होगा, वो हर्ब्स कैटेगरी में है कि श्रब्स है, अंडर श्रब है कि ट्री है। ठीक है, इसके अलावा ग्रास भी अगर वो है, ग्रास को भी हम ले सकते हैं। तो एनुअल आप जानते हैं, बाइनियल मीन्स कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल इन 2 years एंड पेरिनियल मीन्स कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 years। अब उस मोर देन 2 years में हो सकता है कि दे में फ्रूट every year, or it means more than once in their life cycle, or they may fruit only once in their life cycle। अगर once in the life cycle है तो क्या हो जाएगा, मोनोकार्पिक, और मोर देन है तो पॉलीकार्पिक। कार्प मने फ्रूट होता है, और मोनो मने एक, पॉली मने एक से ज्यादा, यानी फ्रूटिंग कितनी बार हो रही है। तो यहाँ एक चीज और ध्यान में देने वाले कि जो एनुअल है वो फ्रूटिंग एक ही बार करते हैं। बाइनियल भी ज्यादातर फ्रूटिंग एक बार करते हैं, क्योंकि एक साल उनकी वेस्टेडिक ग्रोथ होती है, अगले साल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। लेकिन इन दोनों के लिए मोनोकार्पिक यूज नहीं होता है। यानी आप कहें कि जो गेहूं का पौधा है या कॉर्न का पौधा है, ये मोनोकार्पिक है, तो वो है तो सही, लेकिन उन्हें हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे कि मोनोकार्पिक और बायोकार्पिक और पॉलीकार्पिक हमेशा पेरिनियल्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हैबिट एंड हैबिटेट हो गया। इसके बाद एक और चीज, ये भी आपको नहीं मिला हुआ है प्रैक्टिकल में न। हैबिट आपको बताई मिल रही है, मतलब आप देख के पता लगा पा रहे हैं, जब तक कि उसकी एनाटॉमी ना काटें आप या बड़ा पेड़ ना देखें, जब तक कि आप प्लांट खुद ही कलेक्ट करके ना लाएं। और हैबिट भी नहीं पता चल रही है जब तक कि आप उसके बारे में जानते ना हो। इसी तरीके से अब आपको रूट का भी नहीं मालूम है। मोस्टली जब हम ट्विग देंगे तो रूट के बारे में नहीं मालूम है। तो रूट के बारे में अंदाज हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं कि अगर वो डाइकॉट होगा तो रूट टैप रूट ही होगी, यानी हम रूट लिख देंगे टैप रूट। उसके बाद अगर वो मोनोकॉट होगा तो हम लिख देंगे एडवेंटिशियस रूट। अब टैप रूट में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हैं और एडवेंटिशियस रूट में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हैं। तो अनलेस अनटिल यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द स्पेसिमेन ऑफ रूट, आप पता नहीं कर सकते कि इसकी रूट कैसी है। तो अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, स्पेशल चीज नहीं है, तो हम आपको रूट नहीं देते हैं, हम सिंपली ट्विग दे देते हैं। उसमें आपको लिखना है। तो डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, कैसे पता लगाएंगे? आप उसकी लीफ देखेंगे, अगर लीफ पेट्यूलेट है तो वो डाइकॉट होगा। सिंपल मीन्स है कि सिंपल मेथड है कि पेट्यूलेट है, अगर पेट्यूल है उसमें तो वो डाइकॉट होगा। नेक्स्ट तो ये भी है कि वेनेशन उसका कैसा हो, लेकिन अगर पेट्यूलेट है तो होगा। और अगर शीडिंग बेस है, तो वो मोनोकॉट होगा। तो अगर मोनोकॉट है तो आप एडवेंटिशियस रूट लिख देंगे, डाइकॉट है तो टैप रूट लिख लेंगे। यहाँ थोड़ा सा टैप रूट बता दें कि जो रेडिकल है एम्ब्रियो की, अगर उससे कोई रूट डेवलप हो रही है तो वो टैप रूट है। अगर रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही है तो वो
एडवेंटिशियस है। सिंपल डिफरेंस है। इफ द रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, वही कैरी ऑन कर रही है और वो खत्म नहीं हुई है, वही बाद में डेवलप कर रही है, तो वो टैप रूट होगी। लेकिन अगर रेडिकल खत्म हो गई है और रेडिकल खत्म हो जाने के बाद उसी जगह से लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, तब वो एडवेंटिशियस रूट होगी। यानी रूट, इसको ऐसे भी समझ लें ब्रॉडर टर्म में कि रूट डेवलप्स फ्रॉम एनीथिंग बट रेडिकल। अगर रेडिकल के अलावा रूट कहीं से भी निकली है तो एडवेंटिशियस ही कहलाती है। भले आप बाद में उसे स्टिल्ट रूट बोल दें, आप बाद में उसे प्रॉप रूट बोल दें, आप बाद में उसे लीफ रूट बोल दें, कुछ भी बोल दें, लेकिन उसकी जो कैटेगरी है, ब्रॉडर कैटेगरी, वो क्या है? एडवेंटिशियस है। तो मॉडिफिकेशन भी बहुत सारे आपको मिलते हैं, जैसे गाजर है, कोनिकल जो है रूट हो गई, शलजम है, नेपीफॉर्म रूट हो गई, मूली है, फ्यूजीफॉर्म रूट हो गई, करेला की जड़ है, फैसिकुलेटेड हो जाएगी, इपिकाक की जड़ है, नोडुलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर हम यहाँ डायग्राम बनाने लगेंगे तो इट विल टेक मोर देन 5 और 6 लेक्चर्स और बहुत टाइम लगेगा, तो वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए, जो भी लेक्चर आप पढ़ते हैं, अगर आप उसे बुक से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेक्चर के बाद बुक को पढ़ना चाहिए कि बुक में क्या लिखा था, उसमें से कितना पोर्शन लेक्चर में बताया गया। इसका मतलब बुक में से भी हमें वही पढ़ना है। दूसरे बुक में सारी चीज नहीं होती है। टीचर, कोई भी टीचर हो वर्ल्ड में कहीं का भी, वो बुक के अलावा भी पढ़ाता है, तो वो चीजें भी लेक्चर से लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, वो आपको पता लग जाती है। लेकिन बुक को रिप्लेस नहीं कर सकता सिंपल लेक्चर। तो नेक्स्ट कम आता है स्टेम। तो स्टेम में जो की है उसमें लिखा है नेचर ऑफ स्टेम, लेकिन नेचर ऑफ स्टेम से पहले भी हम ये दिखाएंगे कि हमें पहले क्या लिखना चाहिए। हमें पहले लिखना चाहिए कि जो स्टेम है वो कैसा है, यानी हर्बेशियस है कि वुडी है। पहले तो हम ये लिखेंगे, यानी हर्बेशियस एंड वुडी। उसके बाद स्टेम के मॉडिफिकेशन आएंगे। अब स्टेम के मॉडिफिकेशन में आप जानते हैं कि सबसे पहले तो वो इरेक्ट और प्रोस्टेट आता है, कि स्टेम इरेक्ट है कि प्रोस्ट्रेट है। अगर वो प्रोस्ट्रेट है तो पहले वो डिकम्बेंट है कि प्रोकम्बेंट है। डिकम्बेंट माने अगर एक तरफ से वो चारों तरफ निकल रहा है जमीन के ऊपर, तो ऊपर दूर जाते जाते वो ऐसे हो जाए, यानी ये दूर गई और फिर ऐसे ऊपर की तरफ खड़ी हो। और प्रोकम्बेंट का मतलब है कहीं नहीं खड़ी होगी, वो नीचे नीचे उस पर बिना किसी बीच में रूट निकले वो पैरेलली चलेगी। और बाकी आप जानते हैं रनर है, स्टोलन है, राइजोम है, कॉर्म है, ट्यूबर है। इन सब को आपको उसी किताब से पढ़ना चाहिए। हम यहाँ बता भी देंगे तो भी आप भूल जाएंगे, हम अगर बता भी देंगे तो भी आप भूल जाएंगे। तो इन सब मॉडिफिकेशंस को आप उस किताब से पढ़ें और उसे देखें। तो नॉर्मली प्रोस्ट्रेट, डिकम्बेंट, प्रोकम्बेंट ये पता नहीं चलता है प्रैक्टिकल क्लास में। और रनर वगैरह या स्टोलन या जो है ट्यूबर है, कॉर्म है, ये अगर दिया गया है तो पता लग जाए। मान लीजिए आलू दे दिया आपको, अब वो पता लग जाएगा। कॉर्म में अनियन दे दिया गया तो आपको कॉर्म वो पता लग जाएगा। बल्ब अगर वो दे दिया जाए जिमिकन तो आपको कॉर्म पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो तो है, लेकिन उसके अलावा और कोई चीज नहीं पता लग सकती है।
और क्या पता लग सकती है, वो क्या पता लग सकती है कि जो है स्टेम वीक है, अगर वीक है तो वो ट्रेलिंग होगा, ट्रेलिंग होगा। और ट्रेलिंग में वो क्या हो सकता है, ये हमने बता दिया था कि प्रोस्ट्रेट है, चूंकि इरेक्ट नहीं है, प्रोस्ट्रेट ट्रेलिंग है, तो ये दोनों चीज होगी। लेकिन वो और भी क्या हो सकता है कि चूंकि आपको मिला, आपको दिख रहा है कि हाँ ये स्टेम खड़ा नहीं हो पा रहा है, लंबा है, पतला है, तो क्लाइंबिंग हो सकता है या ट्विनर हो सकता है। क्लाइंबिंग में क्या है, क्लाइंबिंग बाय मीन्स ऑफ एनी ऑर्गन। ट्विनिंग बाय, ट्विनर वो सारे प्लांट्स होते हैं जो कॉइल्ड अराउंड होकर के, यानी किसी भी सपोर्ट के चारों तरफ लिपट के चलते हैं, उनको किसी ऑर्गन की कोई खास जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां ऑर्गन क्या हो सकता है, यानी क्लाइंबिंग बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल है, बाय मीन्स ऑफ स्पाइन्स है, बाय मीन्स ऑफ पेटियोल है, बाय मीन्स ऑफ लीफ है, ये हो सकता है, जैसे क्लीमेटिस वगैरह में लीफ से है, और टेंड्रिल वगैरह है, मटर का है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है कि वो कैसा है। फिर जब हम ये पता कर लेते हैं कि वीक है, इरेक्ट है, प्रोस्ट्रेट, डिकम्बेंट, ट्रेलिंग, क्लाइंबिंग, ये सारी चीज पता कर लेते हैं, तब हम उसके टेक्सचर को देखते हैं, यानी वो देखने में कैसा है। तो टेक्सचर क्या हो सकता है कि अगर वो स्मूथ है देखने पर, ऊपर से ग्लैब्रस हो गया, अगर वो स्मूथ के साथ शाइनी भी है तो ग्लॉकस हो गया, अगर उस पर कुछ हेयर्स हैं तो हेयरी हो गया, और अगर वो सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है, नहीं तो हॉलो है। हॉलो वाले को, स्टेम को हम अगर मोनोकॉट्स में है तो उसको कल्म बोलते हैं, कल्म। तो ज्यादातर जो मोनोकॉट्स के स्टेम होते हैं वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं, जैसे वीट का है, इवन आपका जो ग्रासेस में भी है वो देखेंगे आप, तो वो हॉलो हो जाएंगे, उसमें पिथ कैविटी डेवलप कर जाती है। तो ये सारी चीज स्टेम में आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेम में अगर कोई कलर है तो, अगर कोई कलर है तो उसे भी आप लिखेंगे। नॉर्मली कलर में आपको ग्रीनिश और या ब्राउनिश ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी जैसे साइनोडॉन का स्टेम है वो पर्पल कलर का हो जाता है, तो वो लिख सकते हैं। स्टेम डिस्क्राइब करने के बाद अब आप लीफ डिस्क्राइब करेंगे। लीफ में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जिन्हें आपको आना चाहिए। अब जैसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है, सबसे पहला कि वो सिंपल है कि कंपाउंड है, सिंपल है कि कंपाउंड है। कैसे पता करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। ये एक स्टेम है जिससे ये एक लीफ निकली हुई है। अगर यहां पर एक वेजिटेटिव बड दिखाई दे रही है एक्सेल में, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक लीफ होगा, यानी वो एक लीफ होगा, अनडिवाइडेड है तो सिंपल लीफ होगा। अगर ये अनडिवाइडेड ना हो करके इस तरीके से लीफलेट में डिविजिबल रहे, और इस लीफलेट जहां से निकली है, लीफलेट जहां से निकली है वहां पर एक्सेल में कुछ ना हो, तो ये लीफलेट होगी। अगर यहां भी एक्सेल में कुछ है तो आप इसे
इस लीफलेट को लीफ ही बोलेंगे। तो लीफ का क्या है कि लीफ का कि कोई भी ऐसा लेटरल अपेंडेज जो स्टेम से निकलता हो और उसके एक्सिल में एक वेजिटेटिव बड हो, तभी वो लीफ कहलाती है। और वो पूरा स्ट्रक्चर जो है अगर इतना डिविजिबल हो जाए उसका लेमिना कि वो मिड रिब को, यानी बीच में से देखिए, अगर ये मिड रिब है बीच वाली और साइड की जो ब्रांच निकल रही है वेन की वो इतनी ऊपर हो और ये वाला हिस्सा नेकेड हो, यानी इस पर कोई लैमिना ना हो और लैमिना ऊपर से निकला हो, और तब इसमें एक ब्रांच इस तरीके से चली गई हो, तो वो कंपाउंड लीफ में आ जाता है। whether the lamina has completely leave the midrib। तो लैमिना जो इसको मिडरिब को छोड़ के ऊपर चला गया है, इस वजह से एक लीफ है। तो लीफ लेट इसलिए भी बोलते हैं कि वो लीफ लाइक ही होता है लेकिन छोटा होता है। लीफ लाइक ही होता है लेकिन छोटा होता है और उसके एक्सिल में कोई वेजिटेटिव बड नहीं होती। तो हम ये पहले पता करेंगे कि सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पता करेंगे कि वो पिटियोलेट है, यानी पिटियोलेट है, उसमें पिटियोल है या सेसाइल, पिट्यूल है या सेसाइल है। तो हो सकता है अगर सेसाइल हो तो इस प्रकार से अगर एक होगी तो बिल्कुल इस प्रकार से लैमिना लगा होगा, यानी आपको यहां पर मान लीजिए अगर हम ये एक ऑपोजिट लीफ बनाए, तो बहुत नॉमिनल लैमिना है, तो ये सेसाइल लीव्स मानी जाती है। तो सेसाइल हो गया। अब सेसाइल के बाद हमने ये देख लिया कि लीफ सिंपल है और उसमें पिटियोल है कि नहीं। फिर हमें अगर ट्री दिया हुआ, अगर ट्री दिया हुआ है तभी ये दो शब्द इस्तेमाल करना है, डेसिडुअस और एवरग्रीन। ये हर्बेशियस और श्रबी प्लांट्स में नहीं यूज करते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं साहब हम हर्ब्स में लिख दें डेसिडुअस या एवरग्रीन, नहीं। तो सिर्फ ट्री दिया हो तब, बहुत अगर ट्री ही दिया है तभी कोलाइन एंड रैमल यूज करते हैं। कोलाइन मीन्स लीफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेन एक्सिस, रैमल्स मीन्स लीव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। तो ये सब ट्री में यूज होता है, हर्ब्स और श्रब्स में नहीं यूज होता है। फिर उसके बाद लीफ आपको पता लग गई कि लीफ सिंपल है, कंपाउंड है, वो उसमें डंडी है कि नहीं है, कॉलाइन रेमल है। अब वो लगी कैसे है, यानी वो अल्टरनेट है, ऑपोजिट है या वर्ल्ड है। अगर ऑपोजिट है तो क्या ऊपर वाला पेयर नीचे वाले पेयर के 90 डिग्री है? तो अगर 90 डिग्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेकसेट। यानी अगर एक यहां पर है, ये ऑपोजिट लीव लगी है, ये ऑपोजिट लीव लगी है, ये ऑपोजिट लीव लगी, एक के ऊपर एक लगी है, तो वो ऑपोजिट कहलाएगी। लेकिन अगर एक के ऊपर एक के बाद नीचे वाला उसके 90 डिग्री हो, फिर उसके 90 डिग्री हो, फिर उसके 90 डिग्री हो, तब इसे हम डिकसेट बोलते हैं। तो वर्ल्ड अरेंजमेंट है तो यहाँ एक इस तरीके से लीफ लगी होगी, वर्ल्ड अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर एक और स्ट्रक्चर है जो लीफ में अगर हो तो वो लीफ की बेस पर ही होगा, जिससे पता लगता है कि इसके ऊपर वाला हिस्सा लीफ है।
वो क्या चीज़ है कि जब यहाँ पर एक स्टेम में एक लीफ निकलती है तो उसके लेटरल हिस्से से बेस पर लेटरली कुछ अपेंडेज निकलते हैं दोनों तरफ से, इधर से भी निकलेगा उधर से भी नहीं, यानी ये अपेंडेज क्या है, लेटरल है, ये एक्सियल नहीं होगा, एक्सियल नहीं होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, जो लेटरल अपेंडेज है यानी लेटरली है उसे बोलेंगे स्टिपुलेट, स्टिप्यूल। तो अगर स्टिप्यूल लीफ में आपको दिख रही है, वो कैसी भी हो सकती है, वो सिलियॉइड हो सकती है, वो सिंपल हो सकती है, वो स्पाइनी हो सकती है, वो एक छोटी पत्ती की तरीके से भी हो सकती है, यानी जो बड़ी पत्ती है उसके उसी के जैसे पामेटली डिवाइडेड होगी, तो वो छोटी तो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो वो क्या कहलाएगी, अगर स्टिप्यूल है तो हम उस पत्ती को क्या बोलेंगे, स्टिपुलेट। अगर नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट। तो हम ये भी देख रहे हैं कि अभी हमने उसके अटैचमेंट को देखा है, फिलोटैक्सी को, उसके टाइप को देखा है, सिंपल है, कंपाउंड है, और उसके अपेंडेज को देखा है। अब हम इसके बाद क्या देखना चाहते हैं और क्या हमें देखना चाहिए, उसके शेप को। तो लीफ का शेप क्या है, तो शेप में अगर जाएंगे तो 30-35 तरीके का शेप होता है, सब यहां डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये है, अगर वो नीडल साइड टाइप है, एसी कूलर है, अगर वो एग टाइप है तो ओवेट है, अगर वो हार्ट शेप है तो कॉर्डेट है। अब इन्हीं के उल्टा हो यानी उल्टा एग हो तो ऑब ओवेट, अगर उल्टा दिल हो तो ऑब कॉर्डेट, ठीक है। अब ये तो छोटे में चौड़े में हो गए, अगर लंबी में लेंस टाइप हो यानी बीच में मोटा हो और दोनों तरफ टेपर कर जाए तो लेंस टाइप है, तो क्या हो जाएगा, लेंसियोलेट हो जाएगा। अगर यहां से जैसे सरसों में है, नीचे कुछ लैम्डा निकला हो, फिर उसके बाद कुछ लैम्डा निकला हो, फिर यहां पर इस प्रकार से लैम्डा निकला हो, नीचे की तरफ कम हो जाए यानी कोई वो ना हो परफेक्ट रेगुलर, तो क्या बोलेंगे उसे, लाइरेट। फिर क्या होता है, रोटंड होता है, यानी एकदम गोल लैमिना हो, जैसे कमल में भी होता है या नास्टर्शियम में होता है, बिल्कुल गोल। या सेंटेला में है किडनी फॉर्म, सेंटेला किडनी ब्राह्मी जिसे बोलते हैं, तो रेनी फॉर्म। तो इसे बहुत सारे हैं, या मान लीजिए कि लैमिना है लेकिन वो एक लैमिना, तो लैमिना का अपर पार्ट तो ऐसा है लेकिन लोअर पार्ट ज्यादा बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिक। तो मैंने बताया आपको कि उसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप, तो आपको 30-35 तरीके की लीफ शेप मिलेंगे। लेकिन लीफ शेप के अलावा भी दो चीजें और लीफ में देखी जाती है। एक तो देखी जाती है एपेक्स, यानी एपेक्स उसका कैसा है। अगर लीफ लैमिना ऊपर जाके एक नोक में खत्म हो रही है तो एक्यूट, अगर वो नोक में ना खत्म होकर के इस तरीके से बना रही है यानी एसिकुलर है, लंबा है, तो एक्यूमिनेट। अगर नोक ना बना करके एक सिंपल गोला बना रही है तो ऑब्ट्यूज।
ठीक है। फिर उसके बाद अगर इस प्रकार ऊपर जाके एक ऐसी नोक बना रही हो जिसमें मिड रिब इंटर नहीं कर रही है, मिड रिब ऊपर तक नहीं पहुंच रही है, तो म्यूक्रोनेट ना। अगर लैमिना का जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर ना जाके नीचे डिप कर गया है और इस प्रकार से एक बाइलोब स्ट्रक्चर बना रहा है जैसे कचनार या बोविनिया में होता है, तो क्या होगा, इमार्जिनेट। तो ज्यादातर आपको जो लीफ मिलेगी वो एक्यूट की मिलेगी, ज्यादातर लीफ एक्यूट की मिलेगी। तो एपेक्स आप लिख दीजिए। एपेक्स लिखने के बाद उसकी मार्जिन, मार्जिन है, अगर बिल्कुल ऐसी मार्जिन है कि ऐसी ऐसी वेवी मार्जिन है, कि ऐसे ऐसे कांटे वाली मार्जिन है, कि ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे कांटे वाली मार्जिन है, कि इस प्रकार से कांटों के ऊपर भी कांटे हैं, फिर यानी लोब्स के ऊपर भी कांटे हैं। तो इनमें बहुत सारी मार्जिन भी होती है, तो हम इंटायर लिख सकते हैं, सैनुएट लिख सकते हैं, डेंटेट लिख सकते हैं अगर ये बड़े बड़े हों, सीरेट लिख सकते हैं, अगर वो और बहुत छोटे हों तो सिरुलेट लिख सकते हैं। तो यही हम कर सकते हैं कि ये मार्जिन है। इस मार्जिन के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है मार्जिन से ही जुड़ा हुआ वो ये है कि मार्जिन डिप करती है। जैसे मान लीजिए एक मिड रिब है, इस पर ये मार्जिन होनी चाहिए इस तरीके से, लेकिन क्या है कि मान लीजिए ये साइड वेन्स हैं, तो इसे छोड़ दें हम, तो इसमें क्या है कि ये लोब्स बन रहा है, वो लोब्स आधे तक आ रहा है, फिर लोब्स बन रहा है, फिर वो आधे तक आ रहा है, फिर लोब्स बन रहा है, वो आधे तक आ रहा है। तो पिन्नेटी सेक्ट अगर वो लोब आधे से ज्यादा नीचे तक जा रहा है, तो पिन्नेटी पार्टाइट। ये तो है कि पिन्नेट यानी दोनों तरफ ऐसे ही होगा, हो सकता है कि वो लोग इस प्रकार से 5 या 5 से ज्यादा भाग में विभक्त हो और यहां से मार्जिन डाइवर्जेंट जा रही हो, तो क्या हो जाएगा, पाम टाइप लाइक है तो पामेट हो जाएगा। तो लीफ में जब हम ये सब डिस्क्राइब कर लेते हैं तो लास्ट चीज जो बचती है वो बचती है वेनेशन। वेनेशन में आप जानते हैं कि 2 प्रकार की होती है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट और पैरेलल भी 2 प्रकार की हो सकती है। रेटिकुलेट और पैरेलल भी 2 प्रकार की हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि जिसमें एक ही मिडरिब हो, मेन यूनिकॉस्टेट, कॉस्टा माने मिडरिब होता है। अगर हम कहीं भी कॉस्टा लिखा हुआ देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये मेन एक्सिस को बता रहा है। तो यूनी एक की मेन एक्सिस हो, या मल्टी कॉस्टेट हो। अब मल्टी कॉस्टेट यूनी, ये तो आप समझ गए कि इस तरीके से
अगर एक लीफ है उसमें एक ही मिडरिब है और वहां से इस तरीके से साइड में वेन्स जा रही हैं जो आपस में फिर जो है एक जाल बना रही हैं, यानी रेटिकुलेशन बना रही हैं। तो रेटिकुलेट हो जाएगा अगर एक मिडरिब हो और उससे सिर्फ पैरेलल लाइन निकल रही हो और वो आगे जाके जाल आपस में जाल ना बना रही हो। जैसे कहाँ देखते हैं आप इसे, केले के पत्ते में, तो वो पैरेलल वेनेशन हो जाएगा और भले ही यूनिकोस्टेट हो लेकिन वो पैरेलल हो जाएगा। अब मल्टीकोस्टेट में क्या हो जाता है कि दो और हो जाता है, एक को कहते हैं डाइवर्जेंट और एक को कहते हैं कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट माने अभी मैंने आपको बताया था कि पामेट लीफ होगी तो इस तरीके से मिडरिब एक जगह से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना लेंगे, डाइवर्जेंट हो गई। कन्वर्जेंट का मतलब है कि मिडरिब से निकल तो रहा है लेकिन सारा का सारा निकल के फिर ऊपर की तरफ ही कन्वर्ज हो रहा है। तो ये वाली पत्ती भी आपको मिल जाएगी, किसमें मिल जाएगी, बेर जिजाइफस इस तरीके की, यानी वो रेटिकुलेशन भी है लेकिन मल्टीकॉस्टेट होने के बावजूद कन्वर्जेंट। और इसी तरीके से आपको कन्वर्जेंट पैरेलल वेनेशन में भी मिल जाएगा। तो हमें वेनेशन भी बताना है लीफ में। लीफ के बाद चूंकि अब लीफ खत्म हो गई क्योंकि आपने रूट स्टेम लीफ बता दिया, अब क्या आप बताएंगे, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस मीन है कि सीक्वेंस ऑफ फ्लावर्स इन ए ग्रुप, यानी अगर फ्लावर ग्रुप में लगा है तो किस सीक्वेंस में लगा है। सीक्वेंस हम किसका देखते हैं, यानी उसका ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड यंग फ्लावर का सीक्वेंस क्या है। बहुत सिंपल सा है, दो ही सीक्वेंस हो सकता है। अगर ये दो मेन एक्सिस है, दिस एक्सिस इज नॉट टर्मिनेटेड बाय एनी फ्लावर। ये स्टेम है जिसमें जो अपर हिस्सा है वो स्टेम टिप है, यानी यहां पर कोई फ्लावर नहीं है, उसके पीछे बड़े फ्लावर पीछे की तरफ और छोटे फ्लावर, यंग फ्लावर ऊपर की तरफ लगे हों। तो हम इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, यानी रेसीम। यहां पर स्टेम टिप ना हो एंड दिस स्टेम इज टर्मिनेटेड बाय ए यंग फ्लावर। तो फ्लावर अगर बल्कि यंग हो चाहे ओल्ड हो, फ्लावर से टर्मिनेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, साइमोस। ऐसा चूंकि हर बार होता है कि स्टेम टिप बनी और टर्मिनेट हो गई, तो टर्मिनेट हो जाने का मतलब मान लीजिए ये है, ये फ्लावर यहां से निकला है और स्टेम टिप यहां से टर्मिनेट हो गई, तो हो सकता है इधर से एक वेजिटेटिव बड जो एक्सिलरी बड है वो डेवलप हो जाए और एक फ्लावर और बना ले। तो चूंकि इस फ्लावर के बाद ये फ्लावर बना है तो ये फ्लावर ओल्डर होगा, ये फ्लावर यंग होगा। तो इस प्रकार अगर हम केवल वैसे देख लें कि बड़ा फ्लावर ऊपर, उससे छोटे फ्लावर और उससे छोटे फ्लावर,
नीचे हो तो साइमोज होगा। ठीक है, अब यहां पर रेसिमोज है, साइमोज है, ये हमें पता लग गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि वो स्पाइक है, यानी ये फ्लावर सेसाइल है। अगर इस पर सिंपल रेसिन पर सेसाइल फ्लावर लगे हों तो स्पाइक हो जाएगा। अगर ये एक्सिस मांसल हो जाए तो स्पैडिक्स हो जाएगा। अगर ये एक्सिस एक जगह आ करके एक ही लेंथ के फ्लावर को निकाले जिससे कि एक छाता सा बन जाए तो अम्बेल हो जाएगा। अगर वो एक जगह आ करके ऐसे फ्लावर दोनों तरफ बनाए कि वो सब एक ही लेवल में आते हों तो कोरिम्ब हो जाएगा। अगर वो सारे कंडेंस हो जाएं एक रिसेप्टिकल पर, जिसमें कि यंग फ्लावर यहां पर और ओल्डर फ्लावर बाहर की तरफ हो, कंडेंस हो और इस पर एक इन्वोल्यूक्रल ब्रैक्ट लगा हो, तो वो स्पेशल कैपिटुलम हो जाएगा। कैपिटुलम हो जाएगा। या अगर बहुत सारे स्पाइक, यानी स्पाइक जैसे सेसाइल फ्लावर हो लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो कैटकिन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको उस चैप्टर में देखनी है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब ये सारा जितना हमने लिखा ये सब रेसिमोस का था। साइमोस में हम क्या लिखे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। तो कॉमन सेंस का यहाँ क्या ख्याल है, बात यह है कि अगर एक फ्लावर टर्मिनेट कर गया है, एक स्टेम टिप इज टर्मिनेटेड बाय ए फ्लावर, तो हो सकता है एक बार में एक तरफ से ब्रांच हो, दूसरी बार में दूसरी तरफ से ब्रांच निकली, यानी पहले इधर निकल चुकी हो, बाद में जब फ्लावर बना हो तो अब ये निकल रही है। तो क्या है, हम ब्रांच कैसे निकल रही, एक बार में निकल रही, यानी मोनो और कैजियल। हो सकता है कि दोनों तरफ बराबर ब्रांच निकल रही हो हर बार, तो मोनो की बजाय क्या हो जाएगा, डाई कैजियल, डाई कैजियल हो जाएगा। मोनो कैजियल में हो सकता है कि जो फ्लावर टर्मिनेट हुआ हो हमेशा एक ही तरफ से ब्रांच निकले, यानी ये ब्रांच निकली और इस पर एक फ्लावर लग गया, फिर ये ब्रांच निकली और इस पर एक फ्लावर फिर लग गया, फिर ये ब्रांच निकली और इस पर एक फ्लावर फिर लग गया। तो एक ही तरफ निकल रहा है तो हेलिकल है। हो सकता है कि एक तरफ ब्रांच निकले, फिर उसके बाद एक तरफ निकले, फिर उसके बाद एक तरफ निकले, यानी अगर इसे हम देखें डेवलपमेंटल टर्म्स में तो एक बार एक्सिस ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, जिगजैग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्कॉर्पियोइड साइन। हो सकता है इतनी सारी ब्रांच निकल जाए, ब्रांचलेट्स भी निकल जाए, आपको पता ही न लगे, तो क्या हो जाएगा, पेनिकल लिख सकते हैं आप। ये पेनिकल आप रेसिन में भी लिख सकते हैं, वहां भी इतनी ज्यादा ब्रांचिंग हो जाए। ठीक है, तो केवल हमें ध्यान देना है कि जो स्टेम की टिप है वहां पर शूट टिप अभी एग्जिस्ट कर रही है कि इट इज रिप्लेस्ड बाय ए फ्लावर। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो रेसीम है, नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो साइमोस है। इन्फ्लोरेसेंस हो गया। इन्फ्लोरेसेंस के बाद आप फ्लावर पे जाएंगे, तो फ्लावर में भी आप ये देखेंगे कि वो लगा हुआ है कैसे, यानी सेसाइल है कि पेडिसिलेट है। उसके बाद नेचुरली अगर वो स्पाइक होगा तो सेसाइल, नहीं तो उसमें एक छोटी सी पेडिसिल होगी। बहुत सारे फ्लावर हैं तो पेडिसिल होगी।
अगर एक ही फ्लावर है, हाँ ये थोड़ा रह गया, देखिएगा कि जब भी सिंगल फ्लावर एक्सिलरी फ्लावर हो, अभी मैं बता दूं, सिंगल एक्सिलरी फ्लावर है, एक्सिलरी फ्लावर मीन्स ये स्टेम है, ये लीफ है, और लीफ की एक्सिस में एक फ्लावर लगा हुआ है, तो ये कैसा हुआ, ये सिंगल एक्सिलरी फ्लावर है। तो सिंगल एक्सिलरी फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सिल में बड थी वो डेवलप हुई एक ब्रांच में, और उसकी शूट टिप बाद में फ्लावर द्वारा रिप्लेस कर दी गई। तो सिंगल एक्सिलरी फ्लावर हमेशा साइमोज होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। सिंगल एक्सिलरी फ्लावर हमेशा साइमोज होता है। अब पेडिसिलेट है, फिर आपने ध्यान दिया कि ये जहां से फ्लावर निकल रहा है, अगर वो सिंगल एक्सिलरी फ्लावर है तो उसके बेस में एक लीफ होगी, तो जो बेस में लीफ होगी जिसकी एक्सिल मूवमेंट निकला है, तो वो लीफ उसकी क्या कहलाएगी, ब्रैक्ट। इसी तरीके से हो सकता है कि बेस के बजाय कभी कभी इस पेडंकल के ऊपर भी इस प्रकार से छोटी सी लीफ लगी रहती है, तो वो क्या कहलाती है, ब्रैक्टियोल। तो अगर फ्लावर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट हो जाएगा, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट हो जाएगा, यहां एक्स नहीं होगा, ठीक है। और ब्रैक्टियोल है तो ब्रैक्टियोलेट हो जाएगा। अगर ब्रैक्टियोलेट नहीं, मतलब ब्रैक्टियोल नहीं है, तो हम ई ब्रैक्टियोलेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो शब्द नहीं है, केवल ब्रैक्टिएट के साथ ब्रैक्टियोलेट हो सकता है। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोलेट, जैसे रेलवे क्रीपर में देखा होगा, उसमें ब्रैक्ट भी है और ब्रैक्टियोल्स भी हैं, या अगर आप चले जाएं एकेंथेसी में तो भी आपको ब्रैक्ट मिल जाएंगे। ब्रैक्ट के बाद जैसे हमने लिखा, तो हम सबसे पहले, चूंकि हमको उसके पेटल सेपल्स पे ध्यान देना है, तो हम ये लिखते हैं कि ब्रैक्ट में दोनों वर्ल हैं कि नहीं, एक्सेसरी डाइक्लेमाइडेशियस, यानी सेपल्स और पेटल, यानी कोरोला और कैलिक्स, वो दोनों होगा तो डाइक्लेमाइडेशियस है। अगर आप उसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या एक ही वर्ल है तो वो मोनोक्लेमाइडेशियस है। फिर उसके बाद फ्लावर में देखते हैं कि जो थैलेमस है उस पर ओवरी के अलावा बाकी सारे चीज उसके नीचे से निकल रहे हों अगर, तो फ्लावर क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस हो जाएगा। यानी पेडिसिलेट के बाद ब्रैक्टिएट, फिर डाइक्लेमाइडेशियस, मोनोक्लेमाइडेशियस, हाइपोगाइनस फ्लावर है। अगर उसमें चारों वर्ल हैं तो रेगुलर है, उसी रेगुलर को हम बाइसेक्सुअल भी लिख सकते हैं, या अगर नहीं है तो इर्रेगुलर है और मोनोसेक्सुअल लिख सकते हैं, मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स हों, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके उस पर जाते हैं कि ये देखने में कैसा है, यानी शेप कैसा है। तो शेप हम जानते हैं, क्रूसीफॉर्म हो सकता है, कैरियोफिलेसियस हो सकता है, रोटेट हो सकता है, साल्वर शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, ठीक है, ट्विस्टेड हो सकता है, एंड हाइपोक्रेटेरिफॉर्म
हाइपोक्रेटेरिफॉर्म हो सकता है, बाइलिप्ड हो सकता है, बाइलिप्ड के बाद पर्सोनेट हो सकता है। इसमें से क्रूसीफॉर्म, कैरियोफिलेशियस और एक और है रोजेशियस, कहिए या रहने दीजिए, इसे अभी मत लिखिए। तो ये दोनों तो पॉलीपेट्रस में आते हैं। बाकी बाइलिप्ड, पर्सोनेट, साल्वर, फनल, ट्विस्टेड, हाइपोक्रेटेरिफॉर्म, रोटेट, ये सारे के सारे गैमोपेट्रस होते हैं। तो आपको यहाँ आसान है याद रखना कि क्रूसीफॉर्म है कि कैरियोफिलेशियस है। क्रूसीफॉर्म और कैरियोफिलेशियस में फर्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो अरेंजमेंट है एक में क्रूसीफॉर्म है और एक बिल्कुल सिंपल इधर जाके ऐसे फैल जाएगा। तो ये शेप ऑफ द फ्लावर है। अब आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी ये होगा कि यही सारी चीज आप कोरोला में भी लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कोरोला में ही नहीं, वो कैलिक्स में भी जाएगा। कि अगर फ्लावर फनल शेप्ड है तो कोरोला भी तो फनल शेप्ड हो जाएगा। अगर फ्लावर बेल शेप्ड है तो कोरोला और कैलिक्स भी बेल शेप्ड हो जाएगा। तो यहां ये 2 बार लिखना पड़ता है, यानी हमें फ्लावर का शेप भी जैसे ट्विस्टेड है या रोटेट है, तो हम जब कोरोला इसका डिस्क्राइब करेंगे तो भी हम यही सारे शेप लिखेंगे। तो ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि हम 2 बार कैसे लिखें, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लावर का शेप है वही कोरोला का, कम से कम कोरोला का तो है ही है, मान लीजिए कैलिक्स का ना भी हो। लेबिना है लिप, जिसे हम क्लॉड बोलते हैं, क्लॉड। तो क्लॉड पेटल्स है या सिंपली सेसाइल है, जैसे रोज की एक पंखुड़ी होती है, इस प्रकार से लगी होती है। ठीक है, तो ये तो पेटल्स बेसिकली हम नंबर लिखते हैं, यानी वो 3 है, 4 है या 5 है एक वर्ग में। उसके बाद पेटल्स में भी हम लिख देते हैं, जो मेन जो पेटल है वो क्या है, कलर लिखते हैं। दूसरा जो इन सबसे मेन है वो लिखते हैं कि फ्यूजन है कि नहीं, यानी गैमोपेटलस है अगर फ्यूजन है, कि पॉलीपेटलस है अगर फ्यूजन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पर बेंथम हुकर ने क्लासिफाई किया था। और ये किसी भी फ्लावर को हम जब तोड़ लें या बिना तोड़े हुए भी उसे कहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वेदर द पेटल्स आर फ्यूज्ड और फ्री। फ्यूजन ऊपर से भी हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि फ्यूजन आपको ऊपर से दिखाई ना दे, ऊपर से दिखाई ना दे और ये कहें कि साहब ये तो फ्यूज नहीं है। लेकिन पूरी टोटलिटी में जब इसे आप देखेंगे तो आपको ये जो ट्यूब दिखाई देगी, ये ट्यूब अगर फ्यूज्ड है तो ये गैमोपेटलस होगा, उसकी टिप फ्यूज हो ना हो, क्योंकि जहां पॉलीपेटलस है वहां वो बिल्कुल नीचे से ही अलग होगा, बिल्कुल नीचे से ही अलग ही होगा। तो ये देखिए कि टिप हमें नहीं देखना, हमें पूरा उसको नीचे तक जहां से वो आया है। तो गैमोपेटलस है, पॉलीपेटलस है, उसका रंग कैसा है और उसके बाद वो लगा कैसे है। तो चूंकि लगा कैसे है तो उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन आप जानते हैं, अगर पंखुड़ियां एक दूसरे को छू रही हैं, केवल वॉल्वेट है, इम्ब्रिकेट है, क्विंक्विंसियल है, रोटेट या ट्विस्टेड है। यानी इसमें केवल छुएंगी, इसमें एक पंखुड़ी ऊपर होगी, एक पंखुड़ी नीचे होगी।
इसमें क्या है कि एक पंखुड़ी पूरी बाहर होगी, एक पंखुड़ी पूरी अंदर होगी, और प्लस 3 पंखुड़ी ऐसी होगी जिसकी कि एक हिस्सा ऊपर हो और दूसरा हिस्सा नीचे हो, यानी एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ है। और अगर हम इस तरीके से एक और बनाएं तो ये वाली पंखुड़ी पूरी बाहर हो गई और ये वाली पंखुड़ी पूरी बाहर हो गई और ये वाली पंखुड़ी पूरी अंदर हो गई, ये पूरी बाहर हो गई, ये अंदर बाहर है और ये वाली भी अंदर एक बाहर है और एक अंदर बाहर है। तो 1 यानी 2 + 3 है। यहां पर क्या होता है, 2 बाहर होती है, 2 अंदर होती है और एक अंदर बाहर होती है। तो ये दोनों में यही फर्क है, ये 2 + 2 + 1 होगा, ये 1 + 1 + 3 होगा कन्वेंशन में। और ट्विस्टेड में क्या है, रोटेट में, कि एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर होता है। ठीक है, तो एस्टिवेशन वगैरह लिखे जाते हैं और ये भी लिखा जाता है कि अगर ओवरी सुपीरियर है तो कोरोला हाइपोगाइनस ही होगा। फिर कोरोला के बाद देखें और क्या है इसमें, फिर कैलिक्स है। कैलिक्स में भी वही नंबर ऑफ कैलिक्स कितना है वही लिखना पड़ेगा। गैमो है कि पॉली है। अब कैलिक्स में आकर के एक चीज और हो जाता है कि परसिस्टेंट है या कैडुकस है। अगर कैलिक्स जल्दी गिर जाए कैडुकस हो गया, अगर मकोई की तरीके से या ब्रिंजल के ऊपर वो जो क्राउन लगा है उस तरीके से हो तो वो परसिस्टेंट हो जाएगा। तो कैलिक्स में ये चीजें और हम ध्यान रखते हैं। उसी तरीके से उसमें ग्रीन कलर ही ज्यादा होता है और कैलिक्स का जो एस्टिवेशन है वो भी ज्यादातर वही होता है जो कोरोला का होता है, लेकिन उसके गैमोपेटलस का मतलब गैमोसेपलस नहीं होता हमेशा, ठीक है ना, या पॉलीपेटलस का मतलब हमेशा गैमोसेपलस नहीं होता है। तो उसका एक नियम है कि जब भी इंफीरियर ओवरी होगी तो जो कैलिक्स है वो गैमोसेपलस हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा जनरल नियम हम बना सकते हैं कि अगर ओवरी इंफीरियर है तो सेपल्स में वुड बी ऑलवेज मोस्टली गैमोसेपलस। फिर एस्टिवेशन है वही सारे हैं जैसा मैंने इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट और क्विंकल्सन ये सारा बताया है। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं है तो हम इन दोनों की जगह क्या डिस्क्राइब करेंगे, पेरियंथ। पेरियंथ की एक यूनिट को क्या बोलते हैं, उन्हें तो सेपल्स और पेटल्स बोलते हैं, यहाँ टैपल्स बोलते हैं। तो वो उसी तरीके से नंबर ऑफ टैपल्स कितने हैं, कितने वर्ल हैं, उनका एस्टिमेशन कैसा है, सारी चीजें होंगी। फिर आता है जो एक्सेसरी वर्ल्ड के बाद सेक्स ऑर्गन्स आते हैं जिसको हम मेल को बोलते हैं एंड्रूशियम। एंड्रूशियम, तो एंड्रूशियम में भी यूनिट्स क्या है इसकी, स्टेमेन है। तो स्टेमेन का नंबर हम देखेंगे, स्टेमेन का अरेंजमेंट देखेंगे और स्टेमेन की लेंथ देखेंगे। तो नंबर जितना भी हो, अगर पेंटामेरस है तो 5 है, हालांकि टेट्राडाइनमस है तो 2 + 4 हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली पेंटामेरस 5, टेट्रामेरस 4। अरेंजमेंट क्या है, सिंपल लिखे हैं कि वो पेटल्स के, यानी ईपी पेटलस हैं कि
इपीफिलस हैं। इपीफिलस तब हो जाएगा जब पेरियंथ होगा, तो इपीफिलस हो जाएगा। फिर नंबर है या तो इंडेफिनिट हो सकता है, जितने प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं वो सारे के सारे इंडेफिनेट, मोस्टली इंडेफिनेट स्टेमेंस होते हैं उसमें। और ये भी जान लीजिए कि अगर ओवरी एक से ज़्यादा है और एपोकार्पस है यानी फ्यूज नहीं है, तो इंडेफिनेट होने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एपोकार्पस ओवरी है, इंडेफिनेट है, तो स्टेमन भी इंडेफिनेट ही होगा। तो लेंथ हो गया। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि स्टेमन मिलता है कनेक्टिव प्लस फिलामेंट प्लस एंथर्स को मिला के। तो कनेक्टिव है और फिलामेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है, यानी एडनेट है कि बेसी फिक्स्ड है कि वर्सटाइल है, यानी फिलामेंट एंथर पे कहाँ लगा हुआ है, पूरे में लगा हुआ है, बेस पर लगा हुआ है, कि इस प्रकार से अगर दो एंथर डाइथिकस है तो एक जगह केवल लगा हुआ है जिससे कि वो आपस में मुड़ सके। और बेस में है कि इस प्रकार से पूरा एडनेट है। डॉर्सी फिक्स्ड भी इसे बोलते हैं, बेसी फिक्स्ड भी बोलते हैं। और फिलामेंट में क्या है, ये जो फिलामेंट है, एक आपने वो देखा होगा कि फिलामेंट तो यहाँ आया, लेकिन कनेक्टिव कभी कभी इस प्रकार से दो अगर वो हैं एंथर हैं, तो ऐसे बड़ा हो जाता है। और यहां से एक फिलामेंट लगता है, तो यहां पर एक एंथर लोब होता है और एक एंथर लोब यहां होता है। तो ये एंथर लोब जो कि स्ट्राइल है, उसके और इसके बीच बड़ी दूरी हो जाती है। तो डिस्ट्रक्टाइल कनेक्टिव इसे बोलते हैं। और ये लेविएटी में आमतौर से पाया जाता है। लीवर मैकेनिज्म आपने देखा होगा पॉलिनेशन का। तो ये जो है डिस्ट्रक्टाइल कनेक्टिव, ठीक है। तो कनेक्टिव और फिलामेंट और इनका अटैचमेंट वो इपीफिलस है कि इपीपेटलस है। लेंथ में यह है कि ऑल आर सेम लेंथ या ऑल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो जब आप कॉन्वोल्वुलेसी देखेंगी या देखेंगे, तो कॉन्वोल्वुलेसी में सारे स्टेमेन जो हैं वो दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ होती है, जबकि सोलेनेसी में नहीं होते। यही डिफरेंस है, वन ऑफ द 2 or 3 डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैमिलीज। फिर दो शब्द और यूज होता है एंड्रूशियम में स्टेमन के लिए, एक्सट्रोज, इंट्रोज। ये कैसे यूज होता है कि मान लीजिए यहां से एंथर्स निकले हैं और ये जो है पेटल्स हैं, अगर ये बाहर की तरफ हैं, बाहर की तरफ है तो एक्सट्रोज हो जाएगा। एंथर्स यानी एंथर्स इसके बाहर की तरफ डायरेक्ट है और ऐसे डायरेक्ट है कि वो जब डेहिस होगा तो बाहर की तरफ जाएगा, तो एक्सट्रोज है। और अगर अंदर की तरफ मुंह करके लगे हुए हैं तो वो इंट्रोज हो जाएगा। तो ये दो टर्म और यूज होता है। फिर गाइनोशियम है,
गाइन्यूशियम में भी कार्पेल है। देखिए कार्पेल इज मेड अप ऑफ ए स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी। अगर एक स्टिग्मा है, बाइफिड नहीं है सॉरी, एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है, एक ही ओवरी है, तो वो एक कार्पेल होगा। ओवरी अगर एक है तो कैसे पता चलेगा कि हमेशा इसका प्रेजेंटेशन मार्जिनल होगा या बेसल होगा, तो ओवरी एक है। लेकिन अगर ओवरी 3 है तो इसका मतलब है कि तीनों फ्यूज हो गई है, तो इसका मतलब है कि 3 कार्पल है। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा कितने कार्पल की है, यानी बाई कार्पलरी है या मटर की तरह मोनोकार्पलरी है, या मल्टी कार्पलरी है जैसे गुड़हल में होता है। तो ये हम उसका टीएस काट करके देख सकते हैं कि कितने कार्पलरी है। उसके बाद वो फ्यूज्ड है कि नहीं है, यानी सिनकार्पस है या एपोकार्पस है। एपोकार्पस मीन्स ये जो ओवरी थी अगर 3 थी भी तो भी हर में से अलग अलग स्टाइल और स्टिग्मा निकला हुआ है और ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है, तो एपोकार्पस हो जाएगा। तो एपोकार्पस ओवरी नॉर्मली इस तरीके की होती है। ये स्टिग्मा है, छोटी सी स्टाइल होती है, ओवरी होती है और वो थैलेमस पे लगी रहती है। तो सिनकार्पस हो सकती है, एपोकार्पस हो सकती है। उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन देखना है कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन है कि फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है कि बेसल प्रेजेंटेशन है। और मार्जिनल और एक्साइल के बीच में एक प्रेजेंटेशन और होता है जिसे हम पेराइटल बोलते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह है इसे भी हम देखें। जब हम ये बता चुकेंगे तब हम स्टिग्मा पर आएंगे कि वो बाइफिड है कि मल्टीफिड है कि कोई वो नहीं है, बट इट इज मतलब लोब एक ही है उसमें, ठीक है। बाद में उसमें अलग आ जाता है कि वो डमरू के आकार की है कि नहीं। इस प्रकार की भी एपोसाइनेसी में मिलती है जिसे हम डम्बल शेप स्टिग्मा बोलते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि स्टिग्मा एक हो लेकिन स्टाइल 2 हो, ऐसा हो सकता है। जैसे मदार की फैमिली में कैलोट्रोपिस में स्टिग्मा एक ही है लेकिन स्टाइल 2 है, तो वो हम लिख देंगे कि स्टाइल कितनी है, ठीक है। तो ये गाइन्यूशियम हो गया। प्लेसेंटेशन, सिनकार्पस, नंबर ऑफ कार्पेल, ये सारा जो है प्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद गाइन्यूशियम के बाद फ्रूट आ जाता है। अब फ्रूट आप जानते हैं कि सिंपल फ्रूट होता है। अगर बहुत सारे ओवरी मिलकर, कार्पेल मिलकर के एक फ्रूट बना रहे हैं, यानी एक ही फ्लावर में एपोकार्पस कंडीशन है और सारे के सारे ओवरी मिल करके एक एग्रीगेशन बना तो एग्रीगेट फ्रूट हो जाएगा। और हो सकता है कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस मिल करके एक फ्रूट बना रहा हो तो कंपोजिट हो जाएगा। सिंपल में क्या हो सकता है कि वो ड्राई हो सकता है या फ्लैशी हो सकता है। ठीक है। एग्रीगेट में हम क्या लिखते हैं, इटीरियो, इटीरियो ऑफ, यानी गुच्छा। एग्रीगेट गुच्छा किसका हो सकता है, वो एकीन्स का हो सकता है, वो फॉलिकल्स का हो सकता है, वो ड्रूप्स का हो सकता है, वो बेरी का हो सकता है। तो इटीरियो ऑफ एकीन्स, इटीरियो ऑफ फॉलिकल, इटीरियो ऑफ ड्रूप्स, इटीरियो ऑफ बेरी।
कंपोजिट में आप सोरोसिस है और साइकोनस है, यानी हाइपेंथोडियम का इन्फ्लोरेसेंस अगर फ्रूट बनेगा तो साइकोनस कहलाएगा, और कैटकिन का फ्रूट अगर इन्फ्लोरेसेंस अगर फ्रूट बनेगा तो सोरोसिस कहलाएगा। बाकी फ्लैशी भी आप जानते हैं कि ड्रूप हो सकता है और बेरी हो सकता है। बेरी में अलग अलग प्रकार हैं, यानी बेरी में हेस्पीरिडियम हो सकता है, नींबू है, बेरी में पीपो हो सकता है, बेरी में ब्लास्टा हो सकता है, और पोम वगैरह हो सकता है। तो ड्रूप और बेरी एक मेजर क्लासिफिकेशन। उसके बाद ड्राई में डेहिसेंट हो सकता है, ड्राई में इनडेहिसेंट हो सकता है, और ड्राई में शाइजोकार्पिक हो सकता है। ये मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, अब आप भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये पढ़िएगा जरूर कि ड्राई फट जाने वाले, यानी जो स्प्लिट कर जाए, ड्राई जो नहीं फटते हैं, भले ड्राई हो यानी फ्लैशी ना हो लेकिन फटेंगे नहीं, और ड्राई शाइजोकार्पिक यानी वो फटते तो नहीं है लेकिन जितनी कार्पल है यानी वो और छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाते हैं। मान लीजिए 5 पेंटाकार्पलरी ओवरी है तो 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, उसमें एक बीज हो या एक से ज्यादा बीज हो सकता है, जैसे कपास वगैरह है। और फ्लैशी में तो फ्लैशी है ही। तो ये सिंपल एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट के बारे में भी हमें लिखना रहता है। फ्रूट के बारे में मैंने यहाँ आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा सा दिया है, ये मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं दिया कि इस पर पूरा एक अलग लेक्चर हो सकता है कि वो एकीन है कि फॉलिकल है कि नट है कि सेप्सला है कि अर्स्यूलेट है कि कैरसरूल है कि रेगमा है, पोम है, ब्लास्टा है, स्पिरिडियम है, वो अलग से पूरा एक लेक्चर हो सकता है। तो आज मैंने इतना आपको बताया कि किस तरीके से अगर प्रैक्टिकल क्लास में आपको फ्लावरिंग ट्विग दी जाए तो आप उसे देख देख के इन्हीं सब कैरेक्टर्स को अपनी कॉपी में टर्म्स लिखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स, तो ही आप उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके बाद जो इसमें एक चीज़ बच रही जो हमने आपको नहीं बताई है वो है कि फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम तो आप बना लेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ इतना जान लें कि अगर वो फीमेल है या वो मेल है या वो फीमेल और मेल दोनों है, फिर वो एक्टिनोमार्फिक है जो कि वो जाइगोमार्फिक या एक्टिनोमार्फिक, वो हमने शायद आपको देखिए इतना पढ़ाने में रह गया कि जब आप फ्लावर लिखेंगे तो भी एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक लिखेंगे, और आप कैलिक्स और करोला डिस्क्राइब करेंगे तब भी आप एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक लिखेंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद कितने कैलिक्स होते हैं, कितने करोला होते हैं, कितने एंड्यूशियम है और कितने गाइन्यूशियम है, जो भी नंबर हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर वो फ्यूज्ड है तो एक ब्रैकेट लगा दीजिए, नंबर है अगर आप यहाँ लिख दिया आपने। अगर वो पेटल्स पे से निकला है तो आप इस तरीके से एक चांद बना दीजिए। फिर ओवरी अगर 2 है, एपोकार्पस है तो कुछ नहीं है, सिंकार्पस है तो वो बना देंगे ब्रैकेट, और सुपीरियर है तो नीचे एक लाइन खींच देंगे, अगर इंफीरियर है तो ऊपर लाइन खींच देंगे, और पेरीगाइनस है तो बीच में लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मैं दिया। और ये आपको और बता दूं कि कोई भी फ्लोरल डायग्राम जो बनता है उसके नीचे अगर फ्लोरल फार्मूला नहीं लिखा हुआ है तो वो फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट नहीं माना जाता। बहुत से बच्चे कहते हैं कि साहब हमको आपने फ्लोरल डायग्राम बनाने को कहा था लेकिन फॉर्मूला लिखने को नहीं कहा था। तो ये मान के चलिए कि अगर डायग्राम बना है तो उसका फॉर्मूला जरूर होगा। लास्ट चीज और बता दें कि जो भी डायग्राम बनाते हैं हम लोग उसमें यहाँ पर एक बिंदी बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर ये बिंदी नहीं है तो ये सब बेकार है। तो बिंदी क्या है? मदर एक्सिस, ये जरूर बनानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर अगर और कोई डिमांड आएगी तो हम उसको भी टेकअप करेंगे, और कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फ्रूट पर भी एक लेक्चर दे दूँगा। थैंक यू।